दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्यारे बच्चों, आज ये भौतिक विज्ञान का पहला वीडियो है और इस सीरीज़ में हम लगातार आपको 2009 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को हल कराएंगे। इस वीडियो में 2009, 2010 और 2012 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जो भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, नए सवाल जो भी बनने वाले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, यदि एक एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब क्या होता है। समविभव, यहाँ पर जो ये बात है ये इम्पोर्टेंट आपकी है। समविभव सतह पर एक दिशा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब क्या होता है। आवेश पर कार्य होता है, आवेश द्वारा कार्य होगा, या आवेश पर नियत कार्य होगा, या फिर कोई कार्य नहीं होगा। तो आवेश पर कार्य की बात करें तो आवेश पर कोई कार्य नहीं होगा। इसमें W बराबर यानी किया गया कार्य बराबर 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा। तो इसको लगाने का फार्मूला आप लोग याद करिएगा। दाब बराबर यानी दाब जो आपका होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल अगर संकेत के रूप में लिखें तो ये होता है P बराबर F अपान A। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, एक सवाल आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो आपका P बराबर होता है F अपान A, जहाँ पर दाब आपको ज्ञात करना है। F का मान दिया गया है कि 100 न्यूटन का बल, तो F की जगह पर आप 100 डाल दीजिए और A की जगह पर 5 डाल दीजिए। और जब इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो P का मान कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20 आएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका बनेगा थर्ड ऑप्शन। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। ऐसा सवाल आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। आप सभी लोग कमेंट करते हुए ज़रूर चलें और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन नरम लोहे का नहीं बनाया जाता है। क्या जो है नरम लोहे से नहीं बन सकता। विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर की कोड, डायनमो की कोड, या लाउडस्पीकर का चुंबक। सही जवाब है बच्चों, जो विद्युत चुंबक है ये आपका नरम लोहे से नहीं बन सकता। 6 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है एक विलगित चुंबकीय ध्रुव, स्थिर वैद्युत आवेश, धारा लूप, गतिमान वैद्युत आवेश। तो ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो गतिमान वैद्युत आवेश, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे मान लो कि ये आपका वायर है, तार है, और इसके अंदर जब आप धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास क्या हो जाता है, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिमान वैद्युत आवेश जो होता है वही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा मापते हैं। तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है। तो इसका बच्चों सही जवाब होगा एम्पियर। एम्पियर ये मात्रक होता है धारा मापने का। जैसे हम जो है किसी द्रव को मापने के लीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब वाट की बात करेंगे तो ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। कूलाम किसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा यहाँ से।
8 नंबर प्रश्न, दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार क्या है। प्रतिरोध तार, अब यहाँ से ये विद्युत परिपथ दिया गया है, एक एक पॉइंट को इसको समझिएगा। देखो ये जो बी वाला ऑप्शन है, जहाँ पर बी लिखा है, ये आपका कुंजी है, इसको कुंजी कहते हैं। अब किसी भी आप परिपथ में इसको देखिएगा, अगर इस प्रकार से बना है तो उसको कुंजी कहते हैं, की कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह कुंजी है। और ये आपका जब माइनस और प्लस ये वाली स्थिति, जब सी वाली स्थिति आपको दिखाई दे, ये आपकी बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी होती है, ध्यान रखिएगा। और डी आपका जो चित्र बना हुआ है, इसको कहते हैं मीटर। अब यहाँ पर मीटर कोई भी लगा सकते हो, एमीटर लगा सकते हो, अमीटर लगा सकते हो, या वोल्ट मीटर लगा सकते हो, कुछ भी, कोई भी मीटर आपका यहाँ पर लग सकता है। तो ऐसे ये मीटर का निशान होता है। और ये जो ए ऑप्शन है आपका, ये प्रतिरोध होता है। तो सही जवाब आपको मिल गया होगा, इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा ए। तो ए वाला जो संकेत आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तार का प्रतिरोध है। इसके अलावा आप लोगों को ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। जो आपका बी होता है कुंजी है, सी आपका बैटरी होता है, और डी आपका क्या होता है? तो मीटर होता है। 9 नंबर प्रश्न है, अदीप्त वस्तु उदाहरण हैं। अदीप्त वस्तु का उदाहरण कौन सा है? दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा। अदीप्त वस्तु होती क्या है? अदीप्त वस्तु वह होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे ये दर्पण जो होता है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। बल्ब, तारा और लैंप ये अपने जो है प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन दर्पण में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो आपका उदाहरण है वो पूछा जाता है चंद्रमा। चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है, उसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार ये उदाहरण पूछा गया है। इसके बाद है 2010 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। किसी एक धारावाहिक परिनालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस सिरे पर बनता है, उस सिरे पर कौन सा ध्रुव बनता है? तो सही जवाब है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो 11 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच पट्टी का रंग होता है। तो इसमें कैसे आप इसको याद रखेंगे? याद रखिएगा, इसके लिए 7 ट्रिक होती, सूत्र होता है, आप इसको याद कर लेना। होता है बैनी, आह, पी, नाला। लिखेंगे बैनी, आह, पी और नाला, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे तो समझिएगा। बा से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है। ऐसे आप इसको पढ़ लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि बताओ बीच वाला कौन सा रंग होगा, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, बचा बीच में आपका हरा। तो अगर बीच का पूछे तो हरा है, अगर सबसे आगे वाला पूछे तो आपका बैंगनी है, और सबसे लास्ट में जो आता है उसका पूछे तो लाल होता है। तो इस प्रकार से अगर ये आप ट्रिक याद कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जहाँ से प्रश्न आपका बने। तो 11 नंबर में सही जवाब आपको पता हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हरा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है। ध्वनि की आवृत्ति का क्या अर्थ होता है? कंपन करती हुई वस्तु में विस्थापन। बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। वस्तु में कंपनों की संख्या, ये आपका सही हो सकता है। आगे देखते हैं, एक कंपन में लगा समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सटीक जो आंसर होगा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु में कंपनों की संख्या। रियल में अगर इसकी परिभाषा बताएं तो होता है 1 सेकंड में वस्तु में होने वाले कंपनों की संख्या, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसी को उस ध्वनि की आवृत्ति कहा जाता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या नाइक्रोम। सही जवाब बच्चों नाइक्रोम में जो प्रतिरोध होता है वो सर्वाधिक होता है। 15 नंबर प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। स्थिर ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब ये कैसा होगा? किसी उत्तल लेंस के
फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। 17वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, अपसारित करता है, या अवशोषण करता है, या अपवर्तन करता है? तो निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले कौन से चश्मे का यूज करते हैं, किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो इसके लिए याद करने की ट्रिक है दावुनिया। क्या है? दावुनिया। याद रखिएगा, दा मीन्स होता है दूर दृष्टि दोष, ऊ से उत्तल। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निया अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए जो प्रयुक्त लेंस होता है, यानी जो निकट में अवतल लेंस लगता है, ये किरणों को क्या करता है? तो अवतल लेंस कैसे बना होता है? ये ऐसे बना होता है अवतल लेंस। ठीक, अब जब कोई प्रकाश किरण आती है इधर से, तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, अपसारित कर देता है। ठीक, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपसारित करता है। इसके बाद है 98वां प्रश्न, निम्न में से सही सूत्र छांटिए। देखो, एक सवाल आपको मिला और एक सूत्र, वही सूत्र आपको मिल गया। तो सही सूत्र क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। 19वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो ये सवाल आपको समझना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें देखो, धारा का मान, धारा जो आई है वो आपका दिया गया है 1, समय आपका t बराबर दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक, और व्यय ऊर्जा E बराबर दिया गया है 60 जूल। E बराबर सूत्र होता है E बराबर, यानी एनर्जी बराबर I स्क्वायर कैपिटल R इंटू टी होता है। अब इसमें आप जब सूत्र रखेंगे तो आपको R का मान मालूम हो जाएगा, और फिर आप लिखेंगे V बराबर IR, तो वहाँ से आपको विभवांतर का मान निकल आएगा। तो इसमें कैसे रखेंगे? देखो, E का मान दिया गया है आपका 60, तो 60 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, I स्क्वायर है, I स्क्वायर का मान 1 रखेंगे तो चाहे जितना रखें, और जब 1 है तो स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। तो 1 गुणे R का मान R और T का मान 10, तो ये हो जाएगा आपका 60 बराबर 10R हो जाएगा। अब 10R को कैसे हल करेंगे? देखो, ये होगा 10R बराबर 60, समझ आई बात? तो R बराबर कितना हो जाएगा? ये 0 काट दीजिए, बचा 6, तो R बराबर 6 आया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, R बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे V बराबर IR, V बराबर IR। तो अब यहाँ पर I का मान 1 दिया गया है, R का मान कितना है? 6, तो आंसर कितना आया? 6। ठीक, तो 6 वोल्ट आपका सही जवाब होगा, फर्स्ट ऑप्शन 6 वोल्ट। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 20वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के बाहर से कम होने की स्थिति में वस्तु में क्या होता है? वस्तु द्रव में डूब जाएगी, पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी, द्रव की सतह पर तैरेगी। सही जवाब है बच्चों, द्रव में डूब जाएगी, क्योंकि उसका जो उत्प्लावन बल है वस्तु के भार से कम है। ठीक, इसके बाद है 2012 में पूछे गए प्रश्नों को हम बात करेंगे। तो इसमें कह रहा पहला प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई बच्चों होता है कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न कहता है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ध्यान रखिएगा, मायोपिया कहते किसको हैं? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करने के लिए एक शब्द का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ आपको मायोपिया दिख जाए समझ लो क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है। तो मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष में निया होता है, दाऊ निया, तो नी आ, निकट दृष्टि दोष आ से अवतल लेंस, तो मायोपिया में भी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से नज़दीक वाला ग्रह जो होगा वो आपका गर्म होगा। तो सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है, शुक्र ग्रह को हम और किन नामों से जानते हैं? तो इसको आप जान सकते हैं भोर का तारा, सुबह का तारा, या फिर सांझ का तारा, या फिर पृथ्वी की बहन,
ठीक है, तो इन सब नामों से इसको जाना जाता है। 24 नंबर, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन का बिल्कुल सही है, फोकस पर, वास्तविक व छोटा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का 24 नंबर का सही है। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास सोलर वर्ष, सोलर दिन, लीप ईयर, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगा समय, तो ये होता है बच्चों सोलर वर्ष। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर, डायनमो का उपयोग होता है। अब डायनमो क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है, बिजली बनाता है, तो इसका प्रयोग जनरेटर में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हो। तो इसमें आपका सही जवाब होगा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके रहे 2009, 2010 और 2012 के। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे 2013, 14, 15 3 वर्षों के आए हुए प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को देखना मत भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी को इसी प्रकार से वीडियोज़ उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।